सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रश्न 1। शोर नापने की इकाई है। ए सेंटीमीटर, बी डेसिबल, सी सेंटीमीटर, डी मिलीबार। उत्तर बी डेसिबल। प्रश्न 2। विश्व का सर्वाधिक शोरयुक्त शहर है। ए सागर, बी न्यूयॉर्क, सी रियो डी जेनेरो, डी टोक्यो। उत्तर सी रियो डी जेनेरो। प्रश्न 3। प्रथम ओजोन छिद्र 1985 में किस क्षेत्र में देखा गया था। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अलास्का, सी अंटार्कटिका, डी पश्चिमी यूरोप। उत्तर सी अंटार्कटिका। प्रश्न 4। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य कारण है। ए स्थानांतरण, बी पर्यटन को बढ़ावा, सी भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप, डी ये सभी। उत्तर डी ये सभी। प्रश्न 5। नामांकन विस्फोट से क्या कार्य है। 2017। ए प्रावजन, बी जन्म मृत्यु दर में लाभ, सी भीड़ का बढ़ना, डी समुदाय की संख्या में सामान्य वृद्धि। उत्तर डी समुदाय की संख्या में सामान्य वृद्धि। प्रश्न 6। कांटों और जलाओं का संबंध है। ए स्थानांतरी कृषि से, बी पर्यटन और तीर्थ यात्रा से, सी अति पर्यटन से, डी तटवर्ती निर्माण से। उत्तर ए स्थानांतरी कृषि से। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। एक वे भौतिक पदार्थ या वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हैं कहलाते हैं। उत्तर संसाधन। 2 पृथ्वी के प्रतिशत भाग पर स्थल एवं प्रतिशत भाग पर जल है। उत्तर 29 एवं 71। 3 विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है। उत्तर 30%। 4 एसिड रेन शब्द का अर्थ पहला सन में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था। उत्तर 1873। 5 खोजों से संबंधित डोलोमाइट खदानों से राष्ट्रीय उद्यान पर खतरा उत्पन्न हो गया है। उत्तर कांगेर घाटी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर पर्यावरण से आशय हमारे चारों ओर के पर्यावरणीय एवं पर्यावरण से है जिससे हम प्रभावित होते हैं, जैसे वायु, जल, वृक्ष, पौधे, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश आदि। प्रश्न 2। सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों से ही सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। इसके अनुक्रम मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे सड़कें, पुल, नहर, चट्टानें, जातियां, शासन प्रणाली आदि। प्रश्न 3। भारत की 5 प्रमुख संगत नदियां कौन कौन सी हैं, लिखिए। उत्तर भारत की प्रमुख संगत नदियां निम्न हैं। 1 सिंधु, 2 ब्रह्मपुत्र, 3 गंगा, 4 गोदावरी, 5 नर्मदा, 6 कृष्णा, 7 महानदी। प्रश्न 4। वैश्विक ताप क्या है। उत्तर प्रकाश प्रतिमा के दर में कमी हो रही है, से पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है और जंगल अछूते हैं। इस कारण से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। वायुमंडल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र और अन्य ऊर्जा प्रतिरोधी गैसें ऊर्जा का कुछ भाग शोषित कर भूतल पर वापस कर दिया गया है। इस प्रकार के सिद्धांत वायुमंडल में अतिरिक्त ऊर्जा जमा होती है और वायुमंडल की वृद्धि दर बढ़ती है, जिसे वैश्विक ताप कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। वायु या ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे पड़ता है, लिखिए। उत्तर वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। 1 कूड़ा, कचरा और मिट्टी के स्वामी के वायु में उपस्थित रहने से श्वसन की क्रिया में बाधा आती है। ये कान, फेफड़े में बीमारियां पैदा होती हैं। 2 कोयले और खनिज तेल के जंगल से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में चला जाता है। मोटर वाहन चालकों और डीलरों के हिस्से भी वायुमंडल में मिल जाते हैं। मोटर गाड़ियों का धुआं सांस के साथ नाक में जलन पैदा करता है और सांस के साथ श्वास का कारण बनता है। 3 साझीदार वायु में से जब वर्षा होती है, जब प्रदूषक तत्व वर्षा जल के साथ मिलकर बनते हैं, भूमि और महासागरों को मैला कर देते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव वैज्ञानिक, सैद्धांतिक तथा अन्य जंतुओं पर भी पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। 1 ध्वनि प्रदूषण से चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, क्रोध आदि आता है। 2 ध्वनि प्रदूषण से नींद नहीं आती, आराम नहीं मिलता।
3 वैज्ञानिक अनुसंधान का निष्कर्ष यह है कि 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि के प्रभाव में लंबे समय तक रहने से व्यक्ति बहरा हो सकता है। 4 120 डेसिबल की ध्वनि से अधिक तीव्र ध्वनि सुनने वाली गर्भवती महिलाएं और उनके बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 2, रेडियोधर्मी पदार्थ से प्रदूषण कैसे होता है? उत्तर, रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में प्रवेश करके रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यूरेनियम, थोरियम, सीजियम, स्ट्रैंशियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट जैसे रेडियो सक्रिय तत्व क्लिनिकीय नोकिया में काम आते हैं। ये तत्व ही रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारक हैं। परमाणु बमों के निर्माण और परीक्षण रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाए गए हैं। रेडियोधर्मी संयोजक से फ्लोरल विकिरण के प्रभाव दूरगामी होते हैं। परमाणु अणुओं के दौरान अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने से मानव और जीव जंतुओं की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। रेडियोधर्मी सक्रिय तत्व के रूप में स्ट्रैंशियम विकिरण उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है। प्रश्न 3, प्रदूषण एवं प्रदूषक में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रदूषण व प्रदूषक में अंतर पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना एवं संतुलन में उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। दूसरी ओर प्रदूषक वे अनुपयोगी पदार्थ हैं जो अनुचित मात्रा में उपस्थित होकर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हों, प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं, I प्राकृतिक प्रदूषक तथा II मानवीय प्रदूषक जैसे कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी तत्व, लेड, विभिन्न प्रकार के रसायन आदि। प्रश्न 4, ओजोन परत के क्षारीकरण की समस्या को स्पष्ट करें। उत्तर, हालांकि ओजोन वायुमंडल की एक सूक्ष्म परत है, तथापि ओजोन की यह परत पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर से रोकती है। मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक पादप, ज़ोलोटिका पादप आदि गैसों के ओजोन कण में मुख्य भूमिका है। फ्रिज एयर कंडीशन जैसे उपकरण में काम करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का अधिक उपयोग से ओजोन पार्ट में छेद हो गया है। ओजोन परत में छिद्र होने से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण का खतरा मंडरा रहा है। इन किरण से त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद आदि चुनौती का खतरा बनता है। प्रश्न 5, विकृतीकरण क्या है? इसके प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं? उत्तर, भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी भिन्न परिवर्तन होता है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति और विनाश होता है। विकृतीकरण होता है जनसंख्या के बढ़ते दबाव, रासायनिक औषधियों के अधिकाधिक उपयोग से भूमि की कुल शुद्ध एवं औद्योगिकीकरण क्षमता का तेजी से ह्रास हुआ है। परिणाम, भूमि की उत्पादन क्षमता दिन प्रतिदिन घट रही है। प्रश्न 6, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक और तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। प्रश्न 7, अतिचारण के कारण भूमि की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अथवा अतिचारण क्या है? इसके प्रमुख दुष्प्रभाव कौन से हैं? उत्तर, पशुओं द्वारा वनस्पति के अधिक चारण को अतिचारण कहा जाता है। अतिचारण से वहां वनस्पति शीघ्र नहीं पनप पाती। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि भूमि पर से वनस्पति की सतह समाप्त हो जाती है। भूअपर्दन के कारण भूमि के मरुस्थल में परिवर्तित होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में मृदा पानी कम सोख पाती है और वनस्पति को पर्याप्त पानी प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति राजस्थान एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में उत्पन्न हो गई है। प्रश्न 8, स्थानांतरी कृषि कैसे की जाती है? उत्तर, कृषि के सबसे प्राचीन रूप को स्थानांतरीय कृषि कहते हैं। इसमें वृक्षों को काटो और जलाओ का सिद्धांत अपनाया गया। फिर उस भूमि पर कुछ समय कृषि कार्य करके छोड़ दिया गया। मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी से फसलों की उपज में कमी आई एवं नए वनों को काटने का काम शुरू हुआ। कृषि की इस प्रणाली से न केवल कृषि उपज कम होती है अपितु वन क्षेत्र भी कम होते हैं। प्रश्न 9, वन अपरोपण क्या है? वन अपरोपण के कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। अथवा वन अपरोपण के कोई 3 कारण लिखिए। उत्तर, वन अपरोपण का आशय है वनों को काटना या किसी क्षेत्र से पेड़ों का सफाया करना। वनों का कम होना विभिन्न मानवीय प्रयासों का फल है।
विशाल बांधों के निर्माण से जल विद्युत परियोजनाओं के प्रारंभ करने से बिजली वितरण तथा रेल लाइनों एवं सड़क के विस्तार से एवं आवासीय क्षेत्रों के फैलाव से और ईंधन की आपूर्ति तथा उद्योगों के लिए वृक्षों की कटाई से भी वनों को नुकसान हुआ है। प्रश्न 10। अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर साधारण तौर पर पेड़ पौधों को कीड़ों, दीमक एवं फफूंद आदि से बचाने के लिए किसान कई प्रकार के विषाक्त कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। दूसरी ओर पैदावार में वृद्धि करने के लिए पोटाश, यूरिया तथा सल्फर आदि रासायनिक उर्वरकों का भी अंधाधुंध उपयोग किया जाता है। ऐसे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि तो होती है, परंतु दूसरी ओर इसका दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। अन्य शब्दों में, जिस रसायन से कीट पतंगों की मृत्यु होती है, उसका विपरीत प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर भी अवश्य पड़ता है। प्रश्न 11। खनन से किसी क्षेत्र के पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? उत्तर खनन का आशय है धरती को खोदकर खनिज एवं अन्य पदार्थों को निकालना। इसका पर्यावरण पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भूमि से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप भूमिगत जल के संचरण में रुकावट होती है तथा भूस्खलन, मलबे का जमाव, मृदा अपरदन और नई भूआकृतियों का निर्माण होता है। अति खनन के दुष्प्रभावों को भारत के हिमालय पर्वत श्रेणियों से घिरी गंगा यमुना से बनी दून घाटी में देखा जा सकता है। पहले यह घाटी क्षेत्र बासमती, लीची, चाय जैसी फसलों के लिए विश्व प्रसिद्ध था, परंतु अब चूना पत्थर के अंधाधुंध खनन से घाटी क्षेत्र का सिर्फ 12% भाग ही हरियाली युक्त है। प्रश्न 12। नगरीकरण पर्यावरण को कैसे बिगाड़ता है? उत्तर नगरों के विस्तार की क्रिया ही नगरीकरण है। नगरीकरण से जनसंख्या घनत्व सघन होने लगता है, यातायात की सुविधाएं बढ़ती हैं। सड़कों, रेलों, अस्पतालों, दफ्तरों, सामुदायिक केंद्रों आदि का विस्तार होता है। इन सभी से प्रदूषण में वृद्धि होती है। महानगरों में प्रदूषण का प्रमुख कारण सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सीसा, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोराइड्स आदि विषैले रसायन हैं, जो वाहनों एवं औद्योगिक संस्थानों से निकलते हैं। महानगरों में स्थित कल कारखानों का कचरा नदियों में प्रवाहित कर दिए जाने से नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। इन सभी का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। अनेक महानगर तरह तरह की अव्यवस्थाओं, पेयजल समस्या, नगरीय प्रदूषण, अशांति आदि के शिकार होते जा रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। पर्यावरण की अवधारणा बताते हुए मानव व पर्यावरण में संबंध समझाइए। उत्तर पर्यावरण की अवधारणा पर्यावरण का आशय मानव के चारों ओर पाई जाने वाली प्राकृतिक दशाओं से है। ये स्थल, जल, वायु एवं मनुष्य द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई परिस्थितियां हो सकती हैं। मानव पृथ्वी पर कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों के अंतर्गत निवास करता है। यह परिस्थितियां ही उसका पर्यावरण कहलाती हैं। अर्थात पर्यावरण एक आवरण या घेरा है जो मानव समुदाय को चारों ओर से घेरे हुए है तथा मानव को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मानव एवं पर्यावरण में संबंध मनुष्य पृथ्वी पर निवास करता है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे तथा जीव जंतु उसके पर्यावरण के प्रमुख अंग हैं। मानव प्राकृतिक भूदृश्यों को परिवर्तित करने के लिए नहरें खोदता है, वृक्ष काटता है, खनिजों का दोहन करता है, जंगली जीवों का शिकार करता है, जल प्रवाह की गति पर नियंत्रण करता है या उसके प्रवाह को ही मोड़ देता है। वह उसके स्थान पर खेत, कारखाने, नगर, कस्बे, सड़कें, रेलमार्ग आदि का निर्माण करता है, परंतु मनुष्य यह सब अपनी प्रकृति के अनुरूप ही करता है। दूसरे शब्दों में, मानव अपने भोजन तथा अन्य विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह पौधों और जंतुओं पर ही आश्रित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव और पर्यावरण एक दूसरे से संबद्ध हैं। प्रश्न 2। पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? मानव ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर पर्यावरण के 4 तत्व हैं स्थल, जल, वायु और जीव। इनमें से प्रथम 3 परस्पर मिलकर भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं और जीव जंतु जैवमंडल का निर्माण करते हैं। उपयुक्त चारों तत्वों में अत्यंत घनिष्ठ संबंध स्थापित है। उदाहरण के लिए, जलमंडल से जल का वाष्पीकरण होता है। जलवाष्प वायु द्वारा पृथ्वी पर वर्षा आदि के रूप में पहुंचकर जीवों का भरण पोषण करती है। यह एक ऐसा प्राकृतिक वातावरण है
जिसका इन चारों तत्वों के आपसी तालमेल के कारण ही निर्माण होता है। मनुष्य पर्यावरण पर निम्न प्रकार प्रभाव डाल रहा है। एक, मानव ने अपने जीवनयापन के लिए वनों को काटा। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण जैवमंडल का संतुलन बिगड़ गया है। दो, निरंतर वनों के ह्रास के कारण और भूमि पर से वनस्पति को हटाकर मानव द्वारा कुछ विशेष प्रकार की फसलें उगाने से वनस्पति की विविधता समाप्त होती जा रही है। तीन, वायु और जल प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं क्योंकि प्रदूषित वायु और जल उनके अनुकूल नहीं होता। चार, मनुष्य जाति सर्वभक्षी है क्योंकि वह न केवल वनस्पति अपितु पशु उत्पाद भी भोजन के रूप में खाता है। मानव द्वारा अंधाधुंध शिकार करने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप पशु पक्षियों की कई जातियां पूर्णतया विलुप्त हो गई हैं और कुछ विलुप्त प्रायः हैं। पाँच, हमने अपनी जनसंख्या में इतनी तीव्र गति से वृद्धि की है जिसे बहुधा विनाश का पर्याय माना जा सकता है। हम बड़ी शीघ्रता से विश्व के अपूर्व साधनों का प्रयोग कर रहे हैं तथा अनेक प्रकार से पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, उपजाऊ भूमि व वन सिमटते गए। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधन का दोहन भी तीव्र गति से हुआ है। प्रश्न 3, प्रदूषण से क्या आशय है? प्रदूषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा प्रदूषण के कोई 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रदूषण का आशय राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान के अनुसार मानव के क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्टों के रूप में पदार्थ एवं ऊर्जा विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। अतः प्रदूषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। प्रदूषण वायु, जल और स्थल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं का अवांछनीय परिवर्तन है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। एक, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का प्रादुर्भाव उसी दिन से हो गया था जब मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होती गई और जंगल कटते चले गए। इसके साथ ही वायुमंडल में धुआं भी बढ़ता गया। फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती चली गई। 1870 के बाद के अंतराल से अब तक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 16% की वृद्धि हो गई है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होनी चाहिए। इस मात्रा एवं अनुपात में वृद्धि या कमी हो जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। 2, जल प्रदूषण। जल में आवश्यकता से अधिक खनिज पदार्थ, अनावश्यक लवण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, औद्योगिक इकाइयों तथा अन्य संयंत्रों से निकले हुए अपशिष्ट, मलमूत्र, मृत जीवी, कूड़ा करकट आदि नदियों, झीलों तथा सागरों में विसर्जित किए जाते रहने से ये पदार्थ जल के वास्तविक स्वरूप को नष्ट कर उसे प्रदूषित कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। 3, भूमि प्रदूषण। बाढ़ के पानी, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, जीवाणुनाशकों के अत्यधिक प्रयोग तथा बहुफसल प्रणाली के तहत भूमि के अधिक उपयोग के चलते मिट्टी की पारिस्थितिकी बदल गई है और उसमें इतनी विकृतियां आ गई हैं कि वह अपनी प्राकृतिक संरचना और उर्वरता बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व खो चुकी है। इस स्थिति को भूमि प्रदूषण कहते हैं। 4, ध्वनि प्रदूषण। प्रत्येक मनुष्य अपने चारों ओर फैले प्रदूषकों के प्रति एक निश्चित सीमा तक सहनशील होता है। मानव के कानों में भी ध्वनि को साधारणतया ग्रहण करने की एक सीमा होती है। इस सीमा से अधिक की ध्वनि जब होने लगती है तो वह कानों को अच्छी नहीं लगती। उसका बुरा प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसे ध्वनि प्रदूषण या शोर कहा जाता है। वास्तव में शोर वह ध्वनि है जिसके द्वारा मानव के अंदर अशांति व बेचैनी उत्पन्न होने लगती है। इसी को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की साधारण मापन इकाई को डेसीबल कहते हैं। 5, रेडियोधर्मी प्रदूषण। मानव द्वारा विभिन्न रेडियोधर्मी विकिरण निकलते हैं जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। स्ट्रॉन्शियम 90 नामक रेडियोधर्मी विकिरण स्थानीय पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। 6, तापीय प्रदूषण। विश्व के सामान्य तापक्रम में होने वाली भारी वृद्धि जिसका प्रभाव जीवमंडल पर पड़ा, तापीय प्रदूषण है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC
नाइट्रस वास्तुशिल्प, ताप विद्युत किरण से उत्सर्जित ऊर्जा। ओजोन छिद्र, वन में लगी आग और परमाणु परीक्षण से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। सूखा, बाढ़, वायुमंडलीय जल संसाधनों का सूखना। समुद्री जल स्तर में वृद्धि, जलीय जंतु का लोप, जलवायु परिवर्तन से कृषि उपजों की कमी, ओजोन क्षरण सहित तापीय प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव हैं। प्रश्न 4, संसाधन से क्या आशय है? संसाधन के प्रमुख प्रकार समझाइए। उत्तर, संसाधन कोई भी भौतिक वस्तु या पदार्थ जब मानव के लिए उपयोगी या मूल्यवान होता है तो उसे संसाधन कहा जाता है। संसाधन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 1, प्राकृतिक संसाधन, इस प्रकार के संसाधन जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं और जिनके निर्माण में मानव की भूमिका बिल्कुल नहीं है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1, कृषक संसाधन, वे संसाधन जिनके उपयोग के बाद पुनः निर्मित किया जा सकता है या पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे कृषि उपादान, चारागाह, कृषि भूमि, जल संसाधन एवं वायु स्रोत आदि। 2, अनावीकरणीय संसाधन, ये संसाधन सीमित होते हैं और कभी कभी समाप्त हो सकते हैं, जैसे खनिज संसाधन, कोयला। 2, मानव संसाधन, मानव अधिकार से कार्य मानव शक्ति का उपयोग है। किसी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उसके निवासी ही होते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल उपयुक्त शिक्षण, कार्यकुशल और तकनीकी में रुचि रखने वाले लोग ही देश के स्रोत हो सकते हैं। ऐसे ही लोग प्राकृतिक का प्रयोग कर सकते हैं और ओला बना सकते हैं। मानव निर्मित के बिना किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। 3, मानव निर्मित संसाधन उत्पादन के वे साधन हैं। निर्मित मानव ने पर्यावरण के भौतिक पदार्थों का उपयोग करने के लिए किया है, जैसे मशीनें, भवन आदि। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मुख्य स्रोत निम्नलिखित प्रकार हैं। 1, भूमि संसाधन, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव भूमि पर ही निवास करता है और उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता भूमि से ही होती है। भूमि का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे मकान, सड़क और रेल मार्ग, कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग आदि है। भूमि का उपयोग समय और स्थान पर अलग अलग हो सकता है। एक ही प्रदेश में समय समय पर इसका उपयोग बदला जा सकता है। 2, कृषि संसाधन, भूमि संरचना एवं जल कृषि के प्रमुख साधन हैं। समुद्र के तटीय मैदान और नदियों के घाटियों की जलोढ़ मिट्टी में कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंचाई के विभिन्न यंत्रों और उन्नत यंत्रों की मदद से प्रति उत्पाद उपज में वृद्धि हुई है। 3, जल संसाधन, समुद्री जल वर्षा, नदियाँ, झीलें, हिमनदों, झीलों आदि से प्राप्त होता है। जल का उपयोग उद्योग, घरेलू जल आपूर्ति, मत्स्य पालन एवं जल परिवहन में होता है। संपूर्ण विश्व में जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। 4, विच्छेदन, किसी भी संदेह में कोई संदेह नहीं है कि विच्छेदन वास्तव में एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न उपचारों को उगने का एक प्राकृतिक माध्यम है। उपचार अपने विकास के लिए पोषक तत्व विकारों से ही ग्रहण करते हैं। इसके बदले में ये समुद्र के लिए पोषक आहार और मानव के लिए भोजन एवं रेशे प्रदान करते हैं। भोजन, वस्त्र एवं बहुत से अंशों तक आवास के तत्व संसाधनों से प्राप्त होते हैं, जो वास्तव में हमारी प्रमुख संपदा है, मूल रूप से हमारे जीवन का आधार है। 5, वन संसाधन, वर्तमान में विश्व के कुल 30% भाग पर ही वनों का वितरण पाया जाता है, लेकिन कुल भूमि से 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। पर्यावरण में वन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वन वर्षा करने में सहायक होते हैं। वन पशु पक्षी एवं अन्य जानवरों के सुरक्षित आवास हैं। प्रश्न 5, भूमि के उपयोग के कारण पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइए। उत्तर, भूमि का प्राकृतिक उपयोग और उसका प्रभाव मानव की अधिकांश आवश्यकताएं भूमि से ही पूरी होती हैं, जैसे मकान बनाना, सड़क निर्माण, रेलमार्ग निर्माण, कृषि कार्य, पशुचारण, उद्योग धंधे, खनन आदि के लिए भूमि अत्यंत उपयोगी है। मानव द्वारा गति, प्रगति, नगरीकरण और औद्योगिकरण से लेकर प्राकृतिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश का मुख्य कारण भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप है।
भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए धीरे धीरे वनों को नष्ट किया जा रहा है। मानव ने भूमि का उपयोग अपने आवास स्थलों के लिए भी व्यापक रूप से किया है। खुले स्थान पर धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। वनों की कटाई एवं पशुचारण, जल विद्युत आपूर्ति एवं सीवन विकास के लिए बड़े पैमाने पर वनों एवं रेल मार्गों का विस्तार एवं वनों के विकास ने भारत में भूमि उपयोग के विषय वस्तुओं को काफी बदल दिया है। इससे प्राकृतिक संतुलन मिलता है। विभिन्न प्रकार के फ्लोरिडा के आवास नष्ट हो गए हैं और हजारों उद्यमों के साधन एवं जीव लुप्त हो गए हैं। भूमि भूमि का अंग है, इसलिए मानव भूमि का उपयोग विभिन्न प्रकार के लिए किया जाता है, जैसे खाद्यान्न उत्पादन करना, व्यावसायिक मार्केटिंग का उत्पादन करना, विभिन्न प्रकार के फल एवं साग सब्जियों का उत्पादन करना आदि। कृषि भूमि में अधिक अनाज पैदा होने के कारण ही अनेक मौसमी समस्याएं पैदा हो गईं। प्रश्न 6। अधिक जनसंख्या ने मानव जीवन को कैसे प्रभावित किया है? समझाइए। उत्तर: वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या विस्फोट के रूप में विराट समस्या का रूप ले लिया है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्न प्रकार हैं। 1. हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के आधार पर भूमि दबाव की मात्रा बढ़ रही है। इससे भूजोतों का आर्थिक विभाजन हो गया है और कृषि मशीनरी में कमी आ गई है। 2. जनसंख्या में तेजी से वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में मामूली वृद्धि होती है। ऐसे में निवेश का एक बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था में निवेश का एक बड़ा हिस्सा है और आर्थिक विकास के लिए निवेश का एक छोटा हिस्सा ही बचाना है। 3. जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इससे देश में बच्चों और बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह कार्य सूची 15 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु पर आधारित है। इसका कारण यह है कि यह केवल उपभोक्ता करने वाले हैं, उत्पाद करने वाले नहीं। 4. जनसंख्या वृद्धि का कारण बेरोजगारी की समस्या है। सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है और अधिक नए लोग बेरोजगारी की लाइन में आ जाते हैं। 5. जनसंख्या वृद्धि के कारण सरकार को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनकल्याण, कानून एवं सुरक्षा पर अधिक खर्च करना है। मूलतः विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो जाती है। प्रश्न 7। बड़े बांधों का निर्माण पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार हानिकारक है? समझाइए। उत्तर: तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन स्वाभाविक है। सिंचाई, जल विद्युत, नहर, मछली पालन, नौका परिवहन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में लगभग 700 बांध बनाए जा चुके हैं। ये बांध पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। जब किसी नदी घाटी योजना को प्रारंभ किया जाता है तो बांध निर्माण के कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था, सड़क निर्माण, रेलवे लाइन, भूमिगत सुरंग निर्माण आदि आवश्यक हो जाते हैं। इससे निर्माण स्थल के आसपास के बड़े क्षेत्र की हरियाली गायब हो जाती है। विशाल बांध से निर्मित कृत्रिम जलाशय में वन और कृषि भूमि डूब जाते हैं। उदाहरण के लिए टिहरी का तो पूरा शहर ही जलमग्न हो गया है। बांध से निकाली गई नहरों के पानी से जमीन का खारापन भी बढ़ता है, उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण होती है। बांध एवं नहर क्षेत्र निरंतर पानी से भरा रहने के कारण वहां की भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है। बांध निर्माण क्षेत्र से बस्तियों को विस्थापित भी किया जाता है। कई परिवारों को अन्यत्र विस्थापित होना पड़ा, जैसे नर्मदा नदी पर स्थित इंदिरा सागर और सरदार सरोवर बांध के निर्माण के लिए भी अनेक परिवारों को विस्थापित किया गया है। इस प्रकार बड़े बांध के निर्माण से मानव विस्थापन होता है, वन्य जीवों का विनाश होता है, कृषि और वन भूमि की कमी हो जाती है। इस प्रकार बड़े बांध के निर्माण से मानव विस्थापन होता है, वन्य जीवों का विनाश होता है, कृषि और वन भूमि की कमी हो जाती है। प्रश्न 8। उद्योग का केंद्रीयकरण पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर: कुछ निश्चित सुविधाओं के कारण किसी निश्चित स्थान में निश्चित उद्योगों के केंद्रित हो जाने को उद्योगों का केंद्रीयकरण कहते हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ उद्योगों के स्थानीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसमें एक ओर तो कृषि और वन भूमि का उपयोग होता है तथा दूसरी ओर विशाल मशीनों की भूख मिटाने के लिए खदानों से कच्चा माल भी उपलब्ध कराना होता है। औद्योगिक कारखानों की चिमनियों के कारण निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। कारखानों, फैक्ट्रियों
विद्युत संयंत्रों आदि में प्रयुक्त होने वाला ईंधन और कोयले का धुआं पर्यावरण में उपलब्ध ऑक्सीजन को नुकसान पहुंचाता है। अपशिष्ट पदार्थों को आसपास की भूमि पर खुले ढेर के रूप में छोड़ दिया जाता है। प्रदूषित जल को नदियों में प्रवाहित किया जाता है, जो मानवीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को सीधे प्रभावित करते हैं। औद्योगिकरण वायु, जल, ध्वनि, भूमि एवं रासायनिक तथा रेडियोधर्मी प्रदूषण का केंद्र बिंदु है। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां, छोटे छोटे कल कारखाने नदियों के जल का अधिकाधिक प्रयोग करके अपशिष्टों को पुनः नदियों, नालों में डालकर जल को प्रदूषित करते हैं। अतः एक ओर उद्योग जहां वरदान है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण के लिए एक अभिशाप है। प्रश्न 9, जल प्रदूषण से क्या आशय है, इसके स्रोत एवं प्रभाव बताइए। उत्तर, आशय, जल प्रदूषण को जल निकायों के संदूषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जल प्रदूषण तब होता है जब नदियां, झीलें, महासागर, भूजल और जलभृत जैसे जल निकाय औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों से दूषित हो जाते हैं। जब पानी प्रदूषित हो जाता है तो इसका उन सभी जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस स्रोत पर निर्भर हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक महसूस किए जा सकते हैं। भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं: 1. शहरीकरण, 2. वनों की कटाई, 3. औद्योगिक अपशिष्ट, 4. सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाएं, 5. डिटर्जेंट और उर्वरकों का उपयोग, 6. कृषि अपवाह, कीटनाशकों और कीटनाशकों का उपयोग। जल प्रदूषण के प्रभाव: 1. जैव विविधता का विनाश, जल प्रदूषण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देता है और झीलों में फाइटोप्लांक्टन के अनियंत्रित प्रसार को बढ़ावा देता है। 2. खाद्य श्रृंखला का संदूषण, प्रदूषित जल में मछली पकड़ना और पशुधन पालन और कृषि के लिए अपशिष्ट जल का उपयोग खाद्य पदार्थों में विषाक्त पदार्थों को शामिल कर सकता है, जो खाने पर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। 3. पीने योग्य पानी की कमी, संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दुनिया भर में अरबों लोगों को पीने के लिए साफ पानी या स्वच्छता की सुविधा नहीं है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। 4. रोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि लगभग 2 बिलियन लोगों के पास मलमूत्र से दूषित पानी पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिससे उन्हें हैजा, हेपेटाइटिस ए और पेचिश जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। 5. शिशु मृत्यु दर, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार स्वच्छता की कमी से जुड़ी दस्त संबंधी बीमारियों के कारण दुनिया भर में प्रतिदिन लगभग 1000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है।